प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माणका क्रममा तपाईहरूले पनि विश्वासको मत दिनुभयो र सभामुखको चयनमा चाहिँ तपाईहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुभयो। राष्ट्रपतिमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भनेछ र प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडिका अभिव्यक्तिहरू पनि राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको छ। यसले एमाले झस्के जस्तो पनि देखिन्छ। अब के यो गठबन्धन टुटेर फेरि नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने सङ्केत हो या के बुझ्नु भएको छ? अहिले हाम्रो राजनीतिमा स्थिरता छैन, होइन, अप्रत्याशित घटनाहरू भइरहेको हुन्छ। चुनावपछि केही देखियो कि तत्कालीन जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनको पूर्ण बहुमत थियो, सरकार बनाउने अवस्थामा थियो। तर अचानक चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ गठबन्धन छोडेर जानुभयो अनि अर्को गठबन्धन बनिहाल्यो। त्यसै कारण अब भोलि के हुन्छ त्यो भन्ने अवस्था छैन। अप्रत्याशित रूपमा यहाँ जबसम्म यो संविधानमा पनि हामी संविधान संशोधनको कुरा बराबर उठाउनु थियौँ, जबसम्म यसमा सुधार हुँदैन, संशोधन हुँदैन, राजनीतिक स्थिरता हुँदैन र राजनीतिक स्थिरताको अभावमा तपाईको हाम्रो डेभलपमेन्ट नै असर गरिरहेको छ। तर अब हाम्रो जुन समाजको जुन रूप छ, डेमोक्रेसी आएपछि त्यो सबैले आफ्नो रूप देख्न खोजेको छ। विकास निर्माणको प्रक्रियामा उसको पनि सहभागिता होस् भन्ने उ छ। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अहिले निर्वाचनपछि जुन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा राष्ट्रपतिमा उठिरहेछ, यो देशको आवश्यकता हो? किन अब गठबन्धन चलिरहेको छैन भने गठबन्धन बन्छ टुट्छ, त राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त नराम्रो त होइन, विचार त पोजिटिभ नै हो। तर अब उसको परिणाम के आउँछ, झन् नेगेटिभ परिणाम आउँछ कि झन् टुटफुट बढ्छ कि त्यो त समयपछि नै थाहा हुन्छ। नेपालका अन्य नेताभन्दा तुलनात्मक हिसाबमा प्रचण्ड चाहिँ मधेसप्रति उदार नेता जस्ता देखिन्थे, तर अहिलेको मन्त्री परिषद गठनमा चाहिँ मधेसवादी दलहरू सहभागी भएका दलहरू पनि असन्तुष्ट जस्ता देखिन्छ सुरुमै। यसको कारण के जस्तो मान्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, मधेसलाई त सबैले उपेक्षा गरेको छ। त्यो हेर्नुहोस्, चाहे मधेस हो, आदिवासी जनजाति होस्, त्यो सत्ता कसको हातमा छ मूल रूपमा? त्यो हेर्नुहोस् न, त्यो सत्ताको जुन चरित्र छ त्यो चरित्र यदि त्यसै इन्भाइरोन्मेन्टमा, जुन इन्भाइरोन्मेन्टबाट उहाँहरू आउनुभएको छ त्यसै इन्भाइरोन्मेन्टमा रमाउनुहुन्छ भने त हाम्रो जुन पुरानो सभ्यताको देश हो, सिभिलाइजेसन स्टेट हो हाम्रो, हरेक पिरियडमा चाहिँ ऊ छ। त्यसपछि पहाडको जहाँसम्म सवाल छ, त्यो जनजाति आदिवासी जुन छन् पहाडका, प्रोभलियल वीरता देखाएका छन्। तिनीहरू आफ्नै देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि। अहिले पनि गोर्खा नाम त सैनिक नाम त छँदैछ नि, होइन, पोलिटिकल नाम नेपाल, तर सैनिक नाम अहिले पनि तिनीहरू राखेकै छ, मेन्टेन गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको जुन पुस 27 गते बिदा पनि दियो, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, के छ कि एकीकरण भन्छ, त्यो वास्तवमा त्यो अहिलेको नाम हो। त्यो प्योर और सिम्पल मिलिट्री कन्केस्ट थियो र त्यसको दौरान चाहिँ पिपुलले धेरै सफर गर्नु परेको छ। कतिपय ठाउँमा नाक कान काट्यो, अनि कतिपय ठाउँमा लुटपाट, जो जितेपछि चाहिँ त्यो सेनाको एउटा करेक्टर हुन्छ। त्यस बेला चाहिँ राष्ट्रियता नामको त चिज थिएन, होइन, जुन अहिले राष्ट्रियता भन्छ नि, त्यो त रिसेन्ट राष्ट्रियताको इतिहास नेपालमा महेन्द्रको पालामा आएर नि राष्ट्रियताको परिभाषित गरिएको छ।
त्योभन्दा अगाडि ठुला साना यसै यो आधारमा चाहिँ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित थियो। त जुन मिलिट्री कन्क्वेस्ट भयो त्यस धेरै टर्चरहरू भयो, हारेको व्यक्तिहरूलाई दास बनाएर कलकत्ताको बजारमा बेचिएको, त्यो पनि हामी चाहिँ इतिहासको स्टुडेन्टलाई थाहा छ। त्यसै कारण त्यो कर्ता छ, तर एउटा रूप त दियो, नक्सा त दियो नि, उनले दियो। त्यसको बाद उसको पछि उनको सन्तानहरूले पनि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। त नक्सा त्यस बेलामा चाहिँ उनको जुन प्रयास सुरु भएको थियो, विजयी अभियान जुन सुरु भएछ, त्यसैको परिणाम अहिलेको वर्तमान होइन भने त हालसम्म त काठमाडौँलाई पो नेपाल भन्थ्यो नि। अन्त्यमा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा तपाईँको नाममा सहमति जुर्ने जस्तो अवस्था आयो भने तपाईँ राष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवार बनाउने सरकारले प्रस्ताव गर्यो या राजनीतिक दलले प्रस्ताव गर्यो भने तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, जहाँसम्म त्यो एउटा सेरेमोनियल पद हो, कम्पिटेन्सीको जहाँसम्म प्रश्न हुन्छ त त्यस्तो पद सम्हाल्ने दर्जनौँ व्यक्ति छ होइन। तपाईँले त्यो अवसर आयो त्यस बेला म हेरौँला नि, त्यस बेला अफर आएपछि म हेर्छु के। मधेसवादी दलहरूले एउटा कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? कति छलफल भइरहेछ तपाईँहरू मधेसवादी? अब त्यो दलमा त्यस्तो कुनै छलफल छैन हामीको दलमा अहिले। हस्तन साथियों को, मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया यहाँ आने के लिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने अपने कार्यक्रम के द्वारा ये दिखा दिया है कि भारत नेपाल का संबंध जो है कितना गहरा है। ये दिखाने में वो सफल हुई है, इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी। रहा स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है, शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 73 वर्ष पूर्व इसी दिन भारत जो है गणतंत्र घोषित हुआ था, उसका संविधान बना था। और इस बीच में जो है भारत काफ़ी उन्नति किया है। अब हम लोगों का जो है जहाँ तक संबंध का बात है तो जरूर बीच में जो है एक सीमा रेखा है, लेकिन सीमा रेखा के दोनों तरफ जो है एक ही तरह के लोग, भाषा, बोली, संस्कृति एक जैसा दिखाई पड़ता है। और बहुत ही जन्म हम लोग यहाँ लेते हैं और मोक्ष पाने के लिए बनारस जाते हैं, गया जाते हैं, अन्य तीर्थ स्थानों में कोई लोग भी यहाँ आते हैं, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ आदि ये सब के हैं। सिर्फ हमारे ही नहीं हैं, पशुपतिनाथ हमारे ही नहीं हैं, सिंह दरबार जरूर हमारा है, लेकिन देवी देवता जो है वो कॉमन हेरिटेज है हम लोग का, जिसके कारण दिन पर दिन ये संबंध जो है और मजबूत और दृढ़ होता जा रहा है। भारत का जो है हमारे विकास निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। हमको शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, मैंने विकास के हर एक क्षेत्र में जो है उनका जो है सब दिखाई पड़ता है। तो इस अवसर पर इसलिए हमारे ये अध्यक्ष हाँ, गुड़िया जैसी अध्यक्ष ने हमें चाहे ये एहसास दिला दिया, अनुभूति दिला दिया है कि भारत नेपाल का संबंध जो है बहुत गहरा है। उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अनुभूति की जा सकती है। हम सीतामढ़ी के एक हाई स्कूल में पढ़ते थे, उस समय ऐसे ही एक कार्यक्रम आया था जो बाहर के लोग जैसे यहाँ भी आते रहते हैं,
तो वहाँ पर हमको एक गाना का जो है थोड़ा सा शब्द जो है याद है कि आज अमरैया में तलवा तलैया में लहरे बसुरिया के तान कि झूम झूम नाचे बगिया में बिहान। ये तो कहने मतलब है कि हर तबके के लोग जो हैं नाच रहे थे और सचमुच वहाँ लोग नाचने लगे। हम तो अपने शब्दों में आपको बताया, लेकिन वहाँ पर जो है जब गीतकार ने इस चीज़ को रखा अपने ढंग से तो सभी नाचने लगे। तो ये दिन ऐसा है कि ये तो अनुभूति करने के दिन है कि कितना भारत तो कल भी था, आज भी है और रहेगा। हर समय उसका जिस समय उसका अपना शासन नहीं था, विदेशी लोग आक्रमणकारी लोग थे, आए थे, तो बहुत लोग यहाँ के वहाँ हो गए थे, अपना लिया, क्योंकि राजा को जो है विष्णु का अवतार माना जाता था। तो वो बाहर से जो लोग आए तो उनको बड़ा खुशी हुआ, लोग तो उनको भगवान मानते हैं, तो यहाँ रह गए। बहुत सारे लोग जो है वो टॉलरेंस नहीं दिखाए। तो इतना होते हुए भी हर तरह के लोग हैं, हर तरह का धर्म है, सभी तरह के लोग वहाँ जो है रह गए हैं। और उनका जो है एक देन है, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, और कि सभी जगह शांति हो, सभी खुश हों, सभी भद्र हों, तो हमें भी दुख नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ जो है हमारी संस्कृति जो कॉमन संस्कृति है, तो उसके जो हम लोग जो हैं ये करते हैं कि कितनी सहनशीलता है कि पूरे विश्व के मानव के विषय में हम सोचते हैं। किसी के प्रति जो है हमारा जो है भय भाव विभेद नहीं दिखाई पड़ता है, हमारी जो सांस्कृतिक देन है। तो आज इसी अवसर पर जो है मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और कि हम अपने देश के विषय में भी थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि 62-63 का जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय दो चीज बहस में था। एक तो ये था कि क्या राजतंत्र और लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र साथ साथ जा सकता है कि नहीं। दूसरा बहस था कि क्या केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था जो है वो देश की जो विभिन्नता है, विशेषकर जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं मधेश, उनकी समस्याओं का संबोधन केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था कर सकता है कि नहीं। अब एक का तो परिणाम निकल गया है, आप देखें कि राजतंत्र नहीं रहा। इसका मतलब ये साबित हो गया कि राजतंत्र और प्रजातंत्र या लोकतंत्र साथ साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि राजतंत्र हमेशा जो है प्रजातंत्र आता है, लोग संघर्ष करके रहते हैं और वो बीच में जो है डिस्टर्ब कर देता है, हथिया लेता था, सत्ता अपने हाथ में ले लेता था और जनता आमने सामने हो जाता था। तो बीच में ऐसा कोई संस्था नहीं रह जाता था कि दोनों को जो है संभाल सके, दोनों के बीच की दूरी को कम कर सके। इसलिए राजतंत्र को जो है जाना पड़ा। और रहा कि ये तो साबित हो गया कि केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था जो है देश के शासन व्यवस्था को, देश के हर एक कोनों की विभिन्नता को जो है संबोधन नहीं कर रहा है और ये जो है संघीय शासन हुआ। लेकिन अभी भी वो पूर्ण रूप से जो है जिस अधिकार की बातें जो आंदोलन का एजेंडा था कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर ऐतिहासिक रूप से ही आपको जो है विभेद होता रहा है। तो इसीलिए निरंकुश तंत्र को जो है, निरंकुश राज व्यवस्था को समाप्त करके संघीय राज व्यवस्था, पहचान के आधार पर जो है संघीय राज व्यवस्था किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को अपना भाग्य का निर्माण करने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य से जो है संघ लाया गया। लेकिन स्थिति ये है कि जिस आइडेंटिटी के आधार पर संघ का मांग था वो सिर्फ मधेश के 8 जिला में ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी जिलों में जो, बाकी प्रदेशों में जो है वो आपको पहचान के आधार पर नहीं है, अभी भी नहीं है। दूसरी बात
कि आपको प्रदेश जरूर बना, लेकिन सुरक्षा उसके हाथ में नहीं है, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक प्रशासन उसके हाथ में नहीं है, और अर्थव्यवस्था तो एकदम पूरी तरह से जो है संघ के केंद्र के हाथ में है। तो इसीलिए जो स्वायत्तता, जिस संघ का जो मांग था कि पहचान सहित का हो और अधिकार संपन्न हो, विशेषकर मधेसी आंदोलन के दौरान ये समझौता ही हुआ था कि मधेश जो है स्वायत्त मध्य प्रदेश बनेगा। तो मध्य प्रदेश जरूर बना है, लेकिन सिर्फ 8 जिला में, और जिस स्वायत्तता की मांग थी कि सभी विभागों में, सभी सरकार के अंगों में एक समानुपाती को उपस्थिति, जो बहिर्गमन में पड़े हुए हैं, जो अभी तक नहीं पा सके हैं, अपना स्थान नहीं पा सके हैं, उनको जो है मिलेगा। तो ये भी अभी देखना, अभी आपको जो है हमारी वीरांगना जी ने कंप्लेन ही किया कि महिलाओं को जो है बराबर का अधिकार नहीं है। आप संविधान पढ़ेंगे तो प्रश्न दिखाई पड़ेगा, जो आपको मौलिक हक की जो बात यहाँ की गई है, तो उसमें महिला को बराबर जो है अधिकार नहीं दिखाई पड़ता है। तो लेकिन हम लोगों का संघर्ष अभी भी जारी है। जो चीज़ हमें वो किया गया था, वो चीज़ हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात कि देखिए, ये भी विभेद अभी भी है, क्योंकि बड़ा बड़ा यहाँ आंदोलन हुआ, हथियार लोग आंदोलन किए, जनयुद्ध हुआ, कहीं किसी पर कोई मुद्दा नहीं दिखाई पड़ता है, कोई जेल में नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन मधेसी लोग और थारू लोग जो शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे थे, उन पर गोलियां चलाई गई, मारे गए, यातना दी गई। बहुत सारे लोग अपांग हैं, जो जिंदगी भर जो है काम काज करने की अवस्था में नहीं है, और अभी भी आपको जो है जेल में है लोग, फरवट में भी जेल में हैं लोग, और उसके बाद आपको जो है मधेश में मोहतरी के जेल में जो है पवन कापर लगाए और लोग भी जेल में हैं, और नेता लोग जो हैं उनके ऊपर भी जो है आपको मुद्दा है, बहुत सारे तारीख में है, बहुत सारे लोग खड़ा कर रहे हैं। तो ये क्या है, भेदभाव है कि नहीं है? क्योंकि हथियार उठाने वाले तो सत्ता में चले गए, शांतिपूर्ण ढंग से बात करने वाले अभी जेल में, उन्हें भी जो है राजबंदी को समझौता हुआ है कि राजबंदी सब कुछ छोड़ दिया जाएगा, मुद्दा उठा लिया जाएगा, लेकिन ये अभी तक शब्द में है। नागरिकता का प्रॉब्लम हमेशा रहा है, वो अभी भी है, प्रयत्न किया जाता है समय समय पर, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बाधा उपस्थित हो जाता है। कभी सर्वोच्च अदालत के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब नागरिकता संबंधी अध्यादेश लिया तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन आप लोगों से है कि राज्य का दृष्टिकोण हम लोग के प्रति कैसा है, उसको खुशी हुई, जबकि लोग जो है उनका जो लाखों की संख्या में, सिर्फ मधेश की बात नहीं, बाहर में भी, क्योंकि संघ कानून नहीं बना है, इसलिए नागरिकता रुका हुआ है। और उनकी क्या हालत है, उनका जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग इंजीनियर हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन वो काम काज नहीं कर सकते, उनका व्यक्तित्व नहीं है, बिना नागरिकता का जो है उनका शून्य, वो कहाँ के हैं, उनको मान्यता नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं, बाहर भी जाएंगे तो नहीं मान्यता मिलेगा, ना अपने देश। हमारे यहाँ जो है भगवान को भी, देवता को भी, मठ मंदिर को भी जगह जमीन है उनके नाम से, लेकिन नागरिकता स्टेटस लोगों के नाम से किसी भी तरह का जो है कानूनी संपत्ति जो है नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल संपत्ति क्यों नहीं हो, वो नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है नागरिकता का समस्या है, और जेल में जो यातना भोग रहे हैं वो हम सबों के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, कोई अपने लिए नहीं किया था, कोई आपराधिक प्रवृत्ति से प्रवृत्ति नहीं था, वो तो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे थे। बहुत सारे लोग घायल हुए थे, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे,
आज उनको जो है राज्य की तरफ से जो है किसी भी तरह का जो है जो होना चाहिए त्योहार वो नहीं हो रहा है। तो ये है, इसलिए अभी भी जो विभेद है, उस विभेद चाहे वो जनजाति के हो, चाहे वो महिला के हो, चाहे किसी प्रदेश के हो, हम उस विभेद के विरुद्ध में अभी भी संघर्षरत रहेंगे। और जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है हम रहेंगे। लक्ष्य की दूरी अगर एक हाथ भी दूरी है तो आखिर लक्ष्य तो नहीं प्राप्त हुआ। जब तक पूर्ण लक्ष्य पर हम प्राप्त नहीं कर लेंगे हम जो है संघर्षरत रहेंगे। इतना कहते हुए अपना 2 शब्द मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।